See here. Exercise 3.2. Question number 6. In question number 6, what we have to do? Learn it. Listen, beta. What we have to do? We have a given line 2x plus 3y minus 8 equals 0. This line is already given. And हमें क्या करना है? हमें एक लाइन ऐसी लिखनी है. We have to write one line which is intersecting to this, which is parallel to this, or which is coincident to this. It means we have to write the 3 lines here. ठीक है? So these 3 lines are satisfying these 3 different conditions. So first of all, we will go with the first one. We know that if the lines are what? Intersecting. If the lines are intersecting, then what? If the lines are intersecting, then what? We know the condition a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. मतलब a1 upon a2 और b1 upon b2 आपस में इक्वल नहीं होंगे. अगर इक्वल देन व्हाट? ये किसको फॉलो करेगा? इंटरसेक्टिंग को. बट अगर हम फर्स्ट लाइन को देखें तो a1 b1 and c1 are already given. a1 value is 2, b1 value is 3 and c1 value is minus of 8. These values are given. और हमें इसके corresponding क्या फाइंड करना है? इसके corresponding हमें फाइंड आउट करना है a2, b2 and c2 so that the lines will follow the different condition. First condition हमको intersecting condition फाइंड आउट करनी है. तो a1 के लिए हमारे पास 2 है, ठीक है, और b1 के हमारे पास 3 है. तो हमने a2 और b2 की ऐसे वैल्यू पुट करनी है कि ये इक्वल ना हो पाए, क्योंकि हमें पता है कि दिस इज साइन ऑफ नॉट इक्वल टू. तो हमने इसके प्लेस में 4 पुट कर दिया. मान लो 2/4 क्या आ गया? 1/2 आ गया सिंप्लीफाई करके. और इसके प्लेस में हम क्या करते हैं? 9 पुट कर देते हैं. 3/9 तो 1/3 आ गया. इट इज ओके. 2/4 मतलब 1/2 और दिस इज 1/3. 1/2 और 1/3 आर नॉट इक्वल. ये तो हमारी चॉइस है, हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो हमने वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास आ गया कि ये हमारे पास जो है वो किस तरह का है? इंटरसेक्टिंग वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है. अगर इंटरसेक्टिंग फॉलो कर रहा है सो द रिक्वायर्ड लाइन भी रिक्वायर्ड लाइन जो हमारी आएगी दिस विल बी 4x, क्योंकि a2 की वैल्यू हमारी 4 है, b2 की वैल्यू y है, दिस इज 9y. और c की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, 8 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पहले 2 ही चेक करने हैं अभी इंटरसेक्टिंग के लिए. इट इज ओके. समझ में आया किसी को? सर 1 मिनट 4 और 9 का बताना दोबारा. हाँ, मैंने क्या कहा कि a2 और b2 हमने अपनी चॉइस से इसको क्या करना है? लिखना है. अगर अपनी चॉइस से लिखना है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं. हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 10 लिख सकते हैं. मतलब लिखना ऐसा है कि इन दोनों को सिंपल करने के बाद इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा वैल्यू, मतलब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म वैल्यू कितनी? 1/2 आ गई. और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म recording will be sent to us or not? यस Recording will be sent to us or not? यस बेटा, डेफिनेटली यू कैन चेक कि लास्ट जितने भी हमने किए उन सबकी रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच गई है. Okay sir, thank you. हाँ, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग फॉर दिस सेशन आल्सो. ओके. तो इसके लिए 1/2 आ गया, इसके लिए वैल्यू 1/3 आ गई. और ये 1/2 1/3 इक्वल नहीं हो सकते. हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं. ठीक है, ये नहीं कि मैंने 4 9 पुट किया है. आप यहाँ पर 5 लग सकते हो, आप यहाँ पर 4 लिख सकते हो, कोई बात नहीं. 4 और 5 से भी आप देख रहे हो कि ये रिलेशन फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर नॉट इक्वल आ रहा है और रिलेशन फॉलो कर रहा है. बात समझ आई? इसका मतलब इट इज डिपेंड्स ऑन टोटली आवर चॉइस, हमने क्या वैल्यू पुट करनी है. तो आपने देखा कि मैंने ये वैल्यू पुट की, आप दूसरी भी पुट कर सकते हो, और जो इस रिलेशन को फॉलो करती है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Is it okay? निकिता बंद करो बेटा माइक. नाउ सेकंड पार्ट. अब सेकंड हमें क्या चेक करना है? इफ द लाइंस आर व्हाट? इफ द लाइंस आर पैरेलल. अब हम पैरेलल की बात कर रहे हैं. अब पैरेलल के लिए कंडीशन वी नो दैट दिस इज a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. ये पैरेलल के लिए कंडीशन है. अगर पैरेलल के कंडीशन है तो हमें यहाँ पे क्या फॉलो करना है? हमें ये फॉलो करना है कि पहले 2 टर्म्स का रेशियो सेम आना चाहिए और तीसरी टर्म c1 upon c2 का रेशियो इन दोनों के इक्वल नहीं आना चाहिए.
तो a1 की वैल्यू ऑलरेडी वी हैव, दिस इज 2, वैल्यू ऑफ b1 इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ c1 इज -8। एंड नाउ अब हम इसकी वैल्यू इस तरह से पुट करेंगे कि ये दोनों रिलेशन सेम हो जाएं। तो हमने इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी, मान लो 4 पुट कर दी, तो 1/2 आ गया रेशियो, 2 1 जा 2 2 जा 4। अब 2 का रेशियो चाहिए, मतलब यहाँ 6 रखना पड़ेगा, 3 1 जा 3/6, मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 ये भी आ गया, 1/2 ये भी आ गया। लेकिन ये रेशियो सेम नहीं होना चाहिए, इसको हम कुछ और लिख देते, इसको हम 7 लिख देते। हाँ जी, तो हमने इस तरह से अरेंज करना है कि a1/a2 का रेशियो b1/b2 का रेशियो सेम आ गया। देखो ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, दोनों सेम हो गए, लेकिन ये -8/7 हो गया और ये सेम नहीं है इनके। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि these are the this line follow the condition for parallelism, so we can say that so the required line हमारी क्या बन गई यहाँ पर 4x + 6y + 7 = 0। और ये दोनों लाइन कैसी होंगी आपस में, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कौन सी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। पहले हमारी इंटरसेक्टिंग की कंडीशन फॉलो की, अब दूसरा हमारा पैरेलल लाइंस की कंडीशन को फॉलो करेगा। इज इट ओके? तो थर्ड कंडीशन यहाँ पर कोइंसिडेंट के लिए। हाँ जी, हाँ जी दिव्यांशु बोलो बेटा। सर आपने यहाँ पर -8/7 फिर से बोलो। यहाँ पे जैसे 2/4 = 3/6, उसके बाद -8/7 कैसे लिख लिया सर, मेरे को समझ नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं, a1 b1 c1 ऑलरेडी गिवन है। मैं देखो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -8, ये गिवन है। a2 b2 और Yes, c2 sir. हमें रखना है, a2 b2 और c2 हमें चाहिए। कैसे चाहिए, 4/6 हमने 4 और 6 लिखा, क्योंकि अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे 1/2 आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा। हमें ये रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, ये दोनों रेशियो सेम होने चाहिए। मैंने 1/2, यहाँ भी 1/2 आ गया, और यहाँ पर हमने ऐसी वैल्यू पुट करनी कि दोनों सेम ना आए। तो मैं 7 लिख सकता हूँ, मैं 9 लिख सकता हूँ, मैं 8 लिख सकता हूँ, मैं 16 लिख सकता हूँ, मैं 10 लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख दूं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन लिखना ऐसा है जो इसके इक्वल नहीं होना है। मैं 7 की जगह 10 भी लिख सकता था, -8/10। आप सॉल्व करते तो -4/5 आता, और यहाँ पर 1/2 आ रहा है, यहाँ 4/5 आ रहा है माइनस में, फिर से इक्वल नहीं थे। आप कुछ भी पुट कर सकते हो। इज इट ओके? इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ओके सर। नाउ नेक्स्ट, अब हम आगे आ जाते हैं। इसका थर्ड पार्ट आपने खुद करना है, खुद ट्राई करना है। अब इसके हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, how we can do the question number 7 for this series. Question number 7 में it is given that 2 lines are given. Okay, the 2 lines are, which are these 2 lines? This is first one is x minus y plus 1 = 0, and the second line is 3x plus 2y minus 12 = 0. 2 lines are given. This is first line and second line. It is okay. हमें इन दोनों लाइंस का ग्राफ प्लॉट करना है। अब ग्राफ को प्लॉट कैसे करेंगे, हियर फिर से वही हम करेंगे फॉर द लाइन फर्स्ट। हम 9th में जैसे किया था, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया था, सेकंड एक्सरसाइज में किया था, ऊपर वाले क्वेश्चन 1 2, वैसे ही यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में वही फॉलो करेंगे। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x के लिए 0 पुट कर देते हैं। इफ x इज 0 देन ये -1 उधर गया, माइनस कट गया, y के लिए 1 आ गया। अगर हम y के लिए 0 पुट कर दें, y 0 हो गया, ये 0 कर देंगे तो 1 उधर जाएगा, -1 हो गया। तो x और y के लिए हमने फाइंड आउट कर ली। तो हमने एक बार x के लिए 0 पुट की, y के लिए आ गई, और y के लिए 0 पुट की, x के लिए आ गई। एंड सिमिलरली फॉर द सेकंड लाइन, अगर हम सेकंड लाइन पे चले, सेम ईयर x के लिए हम 0 पुट करेंगे, x 0 हो गया, 12 उधर गया, प्लस में हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, 6 आ गया। x के लिए 0 पुट कर दो, ये 12 उधर गया, 3 से डिवाइड हो गया, 4 आ गया। तो दीज आर द सिंपल पॉइंट्स। हमने एक बार x के लिए 0 पुट कर दी, एक बार y के लिए 0 पुट कर ली। इस तरह से हमने क्या किया, सारे पॉइंट्स को क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। नाउ सी हाउ वी कैन प्लॉट दीज पॉइंट्स इन द ग्राफ। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना चाहते हैं। इन पॉइंट्स को कहां पे, ग्राफ पे प्लॉट करना चाहते हैं। दिस पॉइंट इज 0, दिस इज ओरिजिन है, ठीक है, एंड दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस,
and now we will take the appropriate scale on this graph according to the our points. अब हमारे points देख रहे हो 0 1, पहला point आ गया 0 1, दूसरा point -1 0. हाँ जी, anyone ask बेटा? हाँ जी, दिव्यांशु, you want to ask something बेटा? सर आपने जैसे ये Your voice is not clear बेटा. सर जैसे आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने वैसे ही करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट से ही प्लॉट्स करने हैं। पॉइंट्स तो हमें चेक कर रहे हैं ना कि कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं। अब यहाँ देखो ये पॉइंट कहाँ पर आया, 0 1 और -1 0 6 0 6 एंड 4 0। जिस पॉइंट पे लाई करेंगे वहां पर हम उसको एज्यूम कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर x किलो -1 आ रही है, तो हम इसमें सेकंड क्वाड्रेंट को भी इंक्लूड करेंगे। वैसे तो अभी मोस्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सारे पॉइंट आ रहे हैं, देखो सारे पॉजिटिव है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है x किलो माइनस में है। नहीं सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जैसे अगर मतलब माइनस में होंगे पॉइंट फिर तो फोर्थ क्वाड्रेंट यूज करना ही पड़ेगा। जैसे ये 8 वो ही कह रहे हो ना आप, 9 सिस्टम वाले कह रहे हो फोर्थ क्वाड्रेंट यूज करना ही पड़ेगा। नहीं चारों के चारों क्वाड्रेंट पे जरूरत नहीं होती बेटा, मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ। हमें अपने पॉइंट्स को चेक करना है, ठीक है, हमें अपने पॉइंट्स को चेक करना है, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमें क्वाड्रेंट लेना है। जैसे यहाँ पर मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट की जरूरत थी तो मैंने थोड़ा सा पार्ट सेकंड का इंक्लूड कर लिया, मेरे को फोर्थ की जरूरत नहीं है, मेरे को थर्ड की जरूरत नहीं है, तो आई विल लीव दिस पार्ट, I have to use only this part. This is first quadrant, most of the points are belongs to the first quadrant and this -1 belongs to the second quadrant. Okay, that's why first और second quadrant के कुछ points हमने जो हमें चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सारा बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आप बना सकते हो, हाँ बना सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। अब हम सारे पॉइंट्स को यहाँ पे देखो जो चाहिए वहां तक हम इसको इम्प्रूव नंबर कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द एप्रोप्रिएट स्कोर। दिस इज, ये स्केल्स हमने ले लिए हैं 0 1 2 3 1 ऐसे करके, यहाँ पे -1 ऐसे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट्स ले लिए हमने। तो ये ग्राफ पर हमने स्केल अकॉर्डिंग टू आवर पॉइंट्स ले लिए हमने, और हमने क्वाड्रेंट वही चूज करना है जो हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिए अकॉर्डिंग टू दिस। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट इज x is 0 y is 1, अगर x के लिए 0 है y के लिए 1, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज x is वैल्यू -1 एंड y is 0, दिस इज -1 एंड 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन प्लॉट कर देंगे लाइक दिस, ये हमारी लाइन प्लॉट होगी जी। तो दिस लाइन इज x - y + 1 = 0, ये हमारे पास फर्स्ट लाइन हमने प्लॉट कर ली है। अब सेकंड लाइन की बारी आती है, तो सेकंड लाइन के पॉइंट हमारे पास 0 6 है, मतलब x is 0 y is 6। अगला पॉइंट x is 4 y is 0, तो दिस पॉइंट इज दिस। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए हम एक फिर से लाइन प्लॉट करेंगे लाइक दिस, इस तरह से। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना, आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स मिलेंगे। मेरा तो रफ ग्राफ है तो आई एम जस्ट एज्यूमिंग द पॉइंट्स हियर। अब यहाँ पर ये हमने दोनों लाइनें प्लॉट कर ली। नाउ रीड योर क्वेश्चन। अब अपने क्वेश्चन को रीड करेंगे अच्छी तरह से हम। अब क्वेश्चन देखो अपना। हाँ जी सर, इसमें वो तो नहीं करना होता, स्केल वगैरह तो नहीं लिखने होते ग्राफ पे? ग्राफ की बात, अच्छा आप स्केल की बात कर रहे हो? यस, ये जैसे हमें लिखने, हाँ आप लिख सकते हो बेटा, ये तो आपने लिखनी ही पड़ेगी ना स्केल। आपने एप्रोप्रिएट, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ एप्रोप्रिएट स्केल जो आप यूज कर रहे हो वो तो आप नोट करोगे कि एक्स एक्सिस पे हम क्या लिख रहे हैं, वाई एक्सिस पे क्या लिख रहे हैं, वो तो आप नोट करोगे ना। तो एक्स एक्सिस पे आप क्या लिखोगे, अब ये बताने वाली बात थोड़ी, ये तो अंडरस्टूड है। दिस इज वन बिग डिवीजन इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वन बिग डिवीजन किसके इक्वल आ रहा है, 1 यूनिट के इक्वल आ रहा है, तो वी कैन राइट 1 यूनिट। एंड वाई एक्सिस पे हम क्या करेंगे, इसी तरह से हमने 1 बिग डिवीजन को क्या लिया, फिर से 1 यूनिट ले रहा है, दोनों पर हमने 1 यूनिट ही यूज किया हुआ है। तो जो स्केल हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ एप्रोप्रिएट स्केल का मतलब क्या हुआ, यू विल राइट द स्केल आल्सो, ओके। तो इसको अच्छी तरह से आपने समझ लेना है। अब यहाँ पर तो आ गया। अब क्वेश्चन को अगर आप आगे रीड करो तो आगे क्या कर रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। अब देखो ये दो लाइन हमारी प्लॉट हो गई और ये हमारा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। अब इन तीनों से बाउंडेड रीजन हमारा कौन सा है, ये वाला रीजन, तो इसको हम शेड कर लेंगे। और ये कौन सा रीजन बन रहा है, ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है, तो हमें यही रीजन फाइंड आउट करना था। अब ये रीजन हमने फाइंड आउट कर लिया, तो यही मैं बताना था कि दिस ट्रायंगल इज एबीसी। और हमें क्या फाइंड करना है, इसके क्वाड्रेंट्स फाइंड, सॉरी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब ए के कोऑर्डिनेट -1, 0 हो गए, सी के कोऑर्डिनेट 4, 0 हो गए, और अब बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो बी देखो यहाँ कट कर रहा है
और इसमें यहाँ कट कर रहा है। तो अगर हम x के वैल्यू पढ़े 2, y के वैल्यू 3, तो हम ग्राफ से इसको रीड कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 3. सो वी हैव दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, सो वी विल राइट हियर, सो द required triangle be triangle ABC हमने लिख दिया with coordinates. हम इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे. A कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है -1 0, B के कोऑर्डिनेट हमारे आ गए दिस इज 2 3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C आर 4 0. तो हमने क्या किया यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दोनों लाइनों को प्लॉट किया. किस तरह से? इस तरह से विद द अज्यूमिंग सम वैल्यूज ऑफ x एंड y. तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए, हमने इस ग्राफ को प्लॉट कर लिया. फिर अब हमने देखा कि हमें इन दोनों लाइनों के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में क्या चाहिए, एक ट्रायंगल फाइंड आउट करना, बाउंड्री रीजन को फाइंड आउट करना. तो ये हमारा बाउंड्री रीजन है. अब ये बाउंड्री रीजन हमारा ट्रायंगल शेप में है, तो हमने लिख दिया यस द रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल. ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है. और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दिस इज A B एंड C है. A के कोऑर्डिनेट -1 0, B के कोऑर्डिनेट 2 3 और C के कोऑर्डिनेट 4 0. तो इस तरह से हमने इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए. अगर हमसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता, मान लो हमसे कहता है कि x एक्सिस की नहीं, हमें y एक्सिस की वैल्यू फाइंड आउट करनी, y एक्सिस पर बने हुए ट्रायंगल चाहिए. बात समझो मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ. हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड आउट करना है वो ट्रायंगल फाइंड आउट करना है जो इन दोनों लाइनों से बाउंडेड हो और इस y एक्सिस से बाउंडेड हो. तो वो कौन सा ट्रायंगल बनता है, ये वाला ट्रायंगल बनता है. बात समझ आ रही है आप सभी को बेटा? हमारा जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन था वो यहां तक था. जस्ट आई एम टेलिंग द एक्स्ट्रा पार्ट टू यू कि ये एक्स्ट्रा चीजें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. अगर y एक्सिस के बारे में कहेगा तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये. आप इसको लेवलिंग कोई और नाम दे दो, B D एंड E कह दो. ओके. अब इसके कोऑर्डिनेट पूछता आपसे, तो इसके कोऑर्डिनेट आपके पास है 0,6. ये पॉइंट आपको पता है दिस इज 0,1. सो आपके पास नए पॉइंट्स आ गए दिस इज B D एंड E. B के कोऑर्डिनेट आपके पास 2 3 पहले से हैं, D के कोऑर्डिनेट 0 6 है एंड E के कोऑर्डिनेट आपके पास 0 1 है. तो अब आप देख रहे हो कि x एक्सिस में हमारा ये ट्रायंगल बन रहा था, y एक्सिस में हमारा ये ट्रायंगल बन रहा था. सभी को क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? एनीवन? ओके, नो वन प्रॉब्लम. नो. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट. इसमें एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको. अब जैसे आपसे कहता कि जो ये हमने पहले ट्रायंगल बनाया, कौन सा? ट्रायंगल ABC. हमने कौन सा फाइंड किया? ट्रायंगल ABC. अब ये ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. अब एरिया का फॉर्मूला आपको पता है दिस इज 1/2 बेस इनटू हाइट. ये फॉर्मूला सभी को याद है? Yes. अब इस ट्रायंगल का अगर आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, इस ट्रायंगल का आप एरिया फाइंड आउट करना चाहते हो, इसका बेस निकाल लो. अब इसका बेस कहां से, यहां से लेकर यहां तक चल रहा है, मतलब 0 से 4 यूनिट इधर और 0 से 1 यूनिट इधर. तो 4 यूनिट इधर और 1 यूनिट इधर, टोटल कितना हो गया? 5 यूनिट इसकी लेंथ हो गई. ध्यान से पढ़ना क्या कह रहा हूं. 0 to 4 यहां तक आ रहा है, तो 0 to 4 यूनिट इधर की तरफ हो गया, और 0 से -1 मतलब 1 यूनिट हम लेंगे, -1 नहीं लेंगे. न्यूमेरिकल वैल्यू हमने लेनी होगी. ठीक है. तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी क्या आएगी? 1 आएगी. तो 1 यूनिट इधर, 4 यूनिट इधर, टोटल 5 यूनिट्स हो गया. और हाइट इसकी कितनी हो गई? देखो 3 यूनिट्स. देखो y की वैल्यू हमने 3 लिखी है, 2,3. तो ऊपर कितना जा रहे हैं? 3 यूनिट्स ऊपर जा रहे हैं. तो इसकी जो हाइट हो गई 3 यूनिट्स हो गई. तो 15/2 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ सकता है. इस तरह से आप इसका एरिया भी निकाल सकते हो. इज इट ओके? ये दो चीजें आपको मैंने एक्स्ट्रा बता दी. अब इस ट्रायंगल का भी एरिया इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हो 1/2 बेस इनटू हाइट से. इज इट ओके? सर हाँ जी. सर ये -1 का आपने 1 कैसे लिखा है? हाँ बेटा, जस्ट वी आर टेकिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है. यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल वैल्यू 1 लेनी है. जैसे ये कितना है? -1 यूनिट थोड़ी होगा. ये तो रीड कर रहे हैं ग्राफ पर, इसलिए -1 -2 -3. लेकिन लेंथ हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है. नेगेटिव थोड़ी हम एज्यूम करेंगे यहाँ पर. तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर इसको मान लो 0 नहीं वैसे करना चाहता है तो इस तरह से कर सकते हो. इस पॉइंट जहां से हम मेजर करते हैं वो 0 कह दो. ये 0 हो गया. फिर ये 1 2 3 4 5 यूनिट्स आ गया. बात समझे? इस तरह से भी आप कर सकते हो. हाँ, क्लियर हुआ? हाँ जी. सर जैसे आपने वहाँ पे 5 लिया, तो मतलब उसका जो माइनस वाला कोऑर्डिनेट है वो भी यूज करना पड़ता है? हाँ, हमने दोनों तरफ को यूज करना है, क्योंकि पूरी लेंथ यहाँ से शुरू होती है, यहाँ खत्म होती है. ठीक है. लेंथ यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे खत्म हो रही है, इसलिए 4 यूनिट्स इधर और 1 यूनिट इधर, टोटल 5 यूनिट्स. ओके.
हाँ जी, चलो अब हम आगे बढ़े। सी आगे देखो आप, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सरसाइज 3.3। अब हमने एक्सरसाइज 3.2 में कौन कौन से मेथड्स पढ़े? हम अलजेब्रिकली इक्वेशंस बना सकते हैं, उन अलजेब्रिक इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उनका कर सकते थे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमने इसके सॉल्यूशन भी फाइंड आउट किए। अब हमें इनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए अलजेब्रिकल मेथड भी यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट मेथड यूज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3। मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमारे पास दो इक्वेशन फिर से हैं। अब हमें ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है, अब हमें किसी मेथड से सॉल्व करना है। तो मेथड से सॉल्व करके भी हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द सेकंड मेथड व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया? सीधी सीधी बात कि अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, मतलब x के प्लेस में y सब्स्टिट्यूट कर दें या y के प्लेस में x को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो सी विद द सम क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखोगे आप, x plus y. First question, first part I am going to discuss with you. This is 14 or x minus y equals to 4. This is the first equation. This is the second one. Is it okay? फर्स्ट और सेकंड हमने अज्यूम कर लिया, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दी, सेकंड कह दी। अब हमारा काम क्या है? हम फर्स्ट से या सेकंड से किसी एक से x की या y की वैल्यू निकालनी है और किसी दूसरे में पुट करनी है, मतलब एक से वैल्यू निकालनी है और दूसरे में जाकर यूज करना है। तो हम चूज करते हैं फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। x की वैल्यू निकालूंगा तो y को उधर भेज दूंगा। दिस इज 14 माइनस y। इज इट ओके? x प्लस y इक्वल्स टू 14, y को उधर भेज दिया तो वैल्यू ऑफ x हमने फाइंड आउट कर ली 14 माइनस y। कहां से फाइंड आउट की? फर्स्ट से। कहां यूज करनी है? फर्स्ट से निकालने के बाद सेकंड में यूज करनी है। तो यूज दिस वैल्यू, मतलब यूज इन सेकंड। इस वैल्यू को हमने कहां यूज करना है? सेकंड में। फर्स्ट से निकाल के हम सेकंड में यूज करेंगे। तो x के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं? 14 माइनस y लिख सकते हैं। x के प्लेस में हमने क्या लिख दिया? 14 माइनस y लिख दिया। y के प्लेस में y रहेगा इक्वल्स टू 4, 4 की जगह 4 ही रहेगा। मतलब x के प्लेस में हम 14 माइनस y पुट कर रहे हैं ओनली। इज इट ओके? अब ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसको क्या करो? सॉल्व करो। ओपन कर दो ब्रैकेट को, ब्रैकेट ओपन कर दी, 14 ट्रांसपोज कर दो, माइनस y माइनस 2y हो गया। दिस इज 4 माइनस 14 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 आ गया। माइनस 2 से डिवाइड कर दो, दिस इज माइनस 10 अपॉन माइनस ऑफ 2, दिस इक्वल्स टू 5 आ गया। तो यू कैन सी हियर y की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है। ठीक है, अब जैसे ही y की वैल्यू आ गई हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अभी हमने x की वैल्यू निकाली हुई है। सो x क्या आ जाएगा हमारा? दिस इज 14 माइनस y, और y की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं? 5 निकाल चुके हैं। 5 यहाँ पुट कर दो, दिस इज 14 माइनस 5, 9 आ गया। तो यू विल राइट द आंसर एट लास्ट, x इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 5। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? किसी को प्रॉब्लम है, he or she can ask बेटा, otherwise I will discuss with the next part. तो एक बार फिर से मैं इसको आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, एक बार फिर से समझा रहा हूँ मैंने क्या किया। फर्स्ट इक्वेशन के पास गया मैं, और फर्स्ट इक्वेशन के पास से मैंने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया इन टर्म्स ऑफ y। तो इस y को मैंने उधर भेज दिया 14 माइनस y। अब ये जो x की वैल्यू आई 14 माइनस y मैंने कहाँ यूज की? सेकंड में। फर्स्ट से निकाली और कहाँ यूज की? सेकंड में। सेकंड में यूज कर ली, 14 माइनस y आ गया। ठीक है, और y के प्लेस में y एज इट इज है, 4 के प्लेस में 4 एज इट इज है। सॉल्व कर दिए, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, माइनस y माइनस 2y एंड 14 ट्रांसपोज कर दिया, 4 माइनस 14 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 आ गया। माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, y की वैल्यू 5 आ गई। अब y की वैल्यू 5 आ गई तो x की वैल्यू देखो यहाँ पर से, ये हमने x की वैल्यू निकाली 14 माइनस y, यही पुट कर दो y की वैल्यू। तो 14 माइनस y इक्वल्स टू 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9। तो हमने इस तरह से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 5। सभी को क्लियर हो गया भाई? Yes, sir. Okay, good. Now next question number first, fourth part I am going to discuss with you. ठीक है, जो पार्ट मैंने छोड़ दिए तो you will try yourself, नहीं समझ में आएंगे तो we will discuss, I will provide a notes to you so that you can see this and you can understood the topics also.
नाउ अब आपके पास दो इक्वेशन गिवन है, आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वेशन कैसे हैं, डेसिमल में है। कैसे? डेसिमल में है। अब डेसिमल में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो ऐसे ही एक्स के वैल्यू निकाल लो और फर्स्ट से निकाल के दूसरे में पुट कर दो, या तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो तुम सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, सभी में 10 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस बाई 10, दोनों को 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई करने का मेरा मतलब क्या है कि डेसिमल खत्म हो जाएंगे। डेसिमल खत्म हो गए तो हमारी एक प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी कि हाँ डेसिमल में प्रॉब्लम आएगी हमें, तो डेसिमल वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई। 2x, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 3y, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 13, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह देंगे। ठीक है, एंड सेकंड इसको हम 4x 5y एंड 23, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो हमने डेसिमल को रिमूव कर दिया। अब ये हमें देखने में इजी इक्वेशन लग रही है, अब देखने में इजी लग रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से हम किसी x या किसी y के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में x निकाला था, ठीक है, अब मैं सेकंड में क्या करूंगा, y को फाइंड आउट करूंगा। y को फाइंड आउट करूंगा, यहां से हम y के वैल्यू निकालेंगे। 3y यहीं रहने देंगे, 2x उधर भेज दो, ट्रांसपोज कर दिया, 3 डिवाइड कर दो, दिस इज 13 माइनस 2x अपॉन ऑफ 3 आ गया। ये y की वैल्यू आ गई हमारे किसके टर्म में, x के टर्म में। मतलब आप x की वैल्यू y के टर्म में निकाल सकते हो या y की वैल्यू x के टर्म में निकाल सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। इज इट ओके? नाउ अब इसको यूज कहां करना है, यूज दिस इन सेकंड, इसको सेकंड में जाकर यूज कर लो। सेकंड में यूज करोगे, अब सेकंड में यूज करोगे तो क्या आएगा, 4 इंटू ऑफ एक्स प्लस 5 इंटू ऑफ वाई, वाई के लिए तो निकाल चुके हैं एक्स के टर्म में, दिस इज 13 माइनस 2x अपॉन ऑफ 3 इक्वल्स टू 23। 4x प्लस 5 13 माइनस 2y अपॉन 3 आ गई हमारे पास, इक्वल्स टू 23। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको एलसीएम ले लेना है और इसको सिंप्लीफाई करना है और वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करो, 4x आ गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 13 जा 65 माइनस 5 2 जा 10 ऑफ x अपॉन ऑफ 3, दिस इक्वल्स टू 23 आ गया। इज इट ओके? ये हमने कर दिया। अब अगले में भी यही करना है हमने, एलसीएम ले लेना। अब इसका अगले स्टेप में एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम विल बी 3 और 3 का मल्टीप्लाई, अगर 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, कर दिया जी, 3 4 जा 12x आ गया, प्लस ऑफ 65 आ गया, माइनस ऑफ 10x आ गया, इक्वल्स टू 23। ठीक है, सिंप्लीफाई दिस, 65 और ये 12x माइनस 10x 2x आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 आ गया, this 2x equals to 69 minus of 65, transpose this, then 2x equals to 4 आ गया, 2x के लिए 4 आ गई तो x के लिए 4/2, this is 2 आ गया। तो जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम यू नो हाउ टू टेक, ठीक है, फिर एलसीएम ले लिया, फिर इसका सिंप्लीफिकेशन आप जानते हो, बिकॉज यू आर लर्न दिस मेथड फ्रॉम 8th क्लास ऑल्सो, तो 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा। अब हम x के लिए निकाल लिया, हमने x के वैल्यू आ गई 2, अगर x के वैल्यू 2 है तो y के वैल्यू क्या होगी, हम यहां से निकाल सकते हैं y के वैल्यू, सो y विल बी 13 माइनस 2, x के प्लेस में 2 पुट कर दिया, 13 माइनस 4 अपॉन, सॉरी 3 है यहाँ पर, 13 माइनस 4 9 आ गया, 9 अपॉन 3, 9 अपॉन 3 इज 3, तो y के वैल्यू 3 आ गई। तो एट लास्ट यू कैन राइट द आंसर, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3, दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। तो आपने देखा कि मैं फर्स्ट इक्वेशन से x की या y की किसी एक की वैल्यू निकाल रहा हूं और किस में जाकर सेकंड में पुट कर रहा हूं, ठीक है, और इस तरह से हम इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो दिस मेथड इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, नाउ सी, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट इज, दिस इज फिफ्थ पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, ठीक है, जहां जहां आपको मेनली प्रॉब्लम आती है मैं उन पार्ट को डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ।
part. Next, this is fifth part. Under root 2 x plus under root 3y equals to 0. Under root 3 x minus under root 8y equals to 0. अब अंडर रूट 8 आ गया जी हमारे पास. अंडर रूट 8 को अगर आप देखो तो अंडर रूट 8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 हमें पता है. अब इसका एक पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 2 हो गया. मतलब अंडर रूट 8 को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो 2 रूट 2 लिख सकते हैं. तो हम यहाँ पर अंडर रूट 8 के बेस में 2 रूट 2 लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पर हमने 2 रूट 2 कर दिया जी. अब आप सोच रहे हो ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर रूट 2 की टर्म है, यहाँ भी रूट 2 की टर्म हो जाएगी, यहाँ रूट 3 की टर्म है, यहाँ रूट 3 की टर्म तो ऑलरेडी पहले से है. तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन. अब फ्रॉम फर्स्ट हमने वैल्यू निकाल लेनी है और सेकंड में जाकर यूज कर लेनी है. तो फ्रॉम फर्स्ट अंडर रूट 2x इक्वल्स टू रूट 3 इधर भेज दो, रूट 3 उधर चला गया, रूट 2 से डिवाइड कर दो, रूट 3 अपॉन ऑफ रूट 2 इंटू ऑफ y. अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, किसकी टर्म में? x की वैल्यू आ गई y की टर्म में. किस में यूज कर लो? यूज इन सेकंड. सेकंड में हम यूज करेंगे. अगर सेकंड में यूज करेंगे दिस इज अंडर रूट 3 x के प्लेस में हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू ऑफ y माइनस ऑफ 2 रूट 2 y इक्वल्स टू 0. रूट 3 इंटू रूट 3 आ गया, तो माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 y माइनस 2 रूट 2 y इक्वल्स टू 0. अब इसको अपॉन 1 कर दिया, एलसीएम ले लेंगे हम. अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है? एलसीएम इसका रूट 2 आएगा जी. अगर रूट 2 आएगा देन व्हाट? यहाँ भी रूट 2 चाहिए, हम रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी और नीचे भी, दोनों हमने ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. डिनोमिनेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर सेम कर दिया हमने. माइनस ऑफ 3y आ गया, माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 क्या बन गया? रूट 2 इंटू रूट 2 2 बन गया, रूट 2 इंटू रूट 2 2 बन गया. एक 2 पहले से है, 2 2 जा 4 आ गया, माइनस ऑफ 4y इक्वल्स टू 0 आ गया. सर ये हमने रूट 2 जो है 2 को बाहर निकालने के लिए लगाया, मल्टीप्लाई किया. यस, ये हमने रूट 2 रूट 2 किस तरह से लिखा? ये 2 बाहर आ गया, रूट 2 अंदर रह गया. बस ये रूट 2 का मल्टीप्लाई हमने क्यों किया पता है? क्योंकि यहाँ एलसीएम लिया था. 1 और रूट 2 का एलसीएम क्या होगा? रूट 2 होगा. लेकिन यहाँ रूट 2 नहीं है हमारे पास, तो हमने क्या करा? डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता था. डिनोमिनेटर को इक्वल कैसे करते हैं? रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया दोनों में. तो रूट 2 इंटू रूट 2 2 आ गया, 2 2 सा 4 हो गया, ये आ गया माइनस ऑफ 7y अपॉन ऑफ रूट 2 इक्वल्स टू 0. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0 इंटू माइनस रूट 2 अपॉन 7, 0 ही आ गई, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड जो मर्जी करो आंसर 0 आता है. तो यू कैन सी हियर y की वैल्यू 0 आ गई. अगर y की वैल्यू 0 आ गई तो x की वैल्यू क्या हो गई? देख लो x कहां से है हमारा? x यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है. अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू भी क्या हो गई? 0 हो गई. So at last you can write the answer x equals to 0 and y equals to 0. Is it okay all of you? तो इस तरह से आपने क्या देखा, मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया कि किस तरह से हम x की वैल्यू एक इक्वेशन से निकालते हैं और दूसरे में जाकर पुट कर देते हैं, और हम उस तरह से दूसरे टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और लास्ट में हम दोनों वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं लाइक दिस. तो दिस मेथड इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड. और किसी को प्रॉब्लम बेटा दे कैन आस्क. Any confusion? Any problem? You can ask beta, because last 2-3 minutes are left. सर यहाँ पर 0 कैसे आया y की वैल्यू में? कहाँ पर बेटे? 0 इंटू माइनस रूट 2 बाय 7. सर इससे नीचे यहाँ पे. अब यहाँ देखो ना, 0 आ गया. 0 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा. ओके सर. हाँ जी, एनीवन एल्स बेटा? एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर इसके बाद ब्रदर की क्लास लगनी है? हाँ, 12 बजे लगेगी. ठीक है सर. So all of you understood beta? No problem all of you? So No, that's all sir. for
that's all for the day, and you will try to solve this type of question in the next. It means we will meet on Wednesday and Friday. You know, today Wednesday and Friday we are meeting weekly 3 days, Monday, Wednesday and Friday with the same time. So most of the students are not logging with the this, I don't know why. So those are logging, it's very good, they are trying to understood the topics, and some of those students are also discussing the topic, it's very good. And those are not joining our, so I don't think so they have to also join for this. Thank you, have a nice day beta.